Welcome back, dear students. This is Daisy ma'am, and as you have completed 2 chapters in previous months, so now that is chapter number 1 and chapter number 2 you have completed. That is measurements and experimentation and motion in one dimension. Now we are going to start the 3rd chapter, that is laws of motion. And before starting the chapter, we should know which book we are using. So this is the book which we are going to use, and this is the book through which we are going to learn throughout the year. This is Srijan ICSC Physics by S.C. Gupta and Smita Agarwal. So let's start with the topic. First, the content which we are going to study in this chapter, contents are force, contact and non-contact forces, Newton's first law of motion, moment, Newton's second law of motion, some applications of Newton's second law of motion, Newton's third law of motion and universal law of motion. Then gravity, equation of motion for free fall, mass and weight. Then last topic will be gravitational unit of force. So let's start with it. In the previous unit आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है दैट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट के मोशन को आपने पढ़ लिया है. और मोशन 2 तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जबकि आपने ये अभी तक नहीं पढ़ा है कि मोशन का रीज़न क्या होता है. कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप से मोशन में नहीं आ सकता. इट कैन नॉट स्टार्ट इटसेल्फ टू मूव. उसको कोई ना कोई एक्सटर्नल एफर्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो मूव कर सके. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं कि कौन सा फोर्स, कौन सा एक्सटर्नल एफर्ट है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है. सो दिस इज़ वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. सो गैलीलियो ने सबसे पहले एक्सटर्नल एफर्ट जो भी लगाया जाता है मोशन क्रिएट करने के लिए बॉडी में, उसको सबसे पहले गैलीलियो ने पढ़ा और उन्होंने इसको फोर्स कहा. देन आफ्टर गैलीलियो के बाद इसकी इन डेप्थ स्टडीज़ करी थी न्यूटन ने, और न्यूटन ने इसकी स्टडी करने के बाद प्रेजेंट करी थी 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन, और जिनको बोला जाता है विच आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन इस चैप्टर में हम इन 3 लॉज के बारे में भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. इनसे बेस्ड हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे. एंड देन पर्टिकुलरली हम जो इसमें जो फोर्स के बारे में, पर्टिकुलर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, या ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, कैसे ये फोर्स लगता है और क्या क्या इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ फोर्स. अगर हम अपने डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंसेस को अगर ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हमें उसकी जगह से हटानी है तो हम क्या करते हैं, आइदर वी डू इट पुश और पुल. ठीक है, कुछ भी एक्सटर्नल एफर्ट हम उसमें लगाते हैं तभी वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आता है, या हम उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, या उसको रोक सकते हैं, या उसको घटा सकते हैं, या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एफर्ट लगते हैं और उसी को हम फोर्स कहते हैं. फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते, फोर्स को महसूस नहीं कर सकते और फोर्स को टेस्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन फोर्स के जो इफ़ेक्ट होते हैं मोशन के ऊपर, जो भी ऑब्जेक्ट का मोशन है उस पर जो फोर्स के इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम ज़रूर देख सकते हैं, और उसी से हमें पता चलता है कि फोर्स अप्लाइड हुआ है उस ऑब्जेक्ट पे. तो इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाउ कैन वी डिफाइन फोर्स. A force is that external push or pull acting on an object which changes or tries to change the state of rest or of uniform linear motion of an object or changes the direction of motion. यानी कि फोर्स वो एक्सटर्नल पुश और पुल करने की एक्टिविटी है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जो उस ट्राई करती है, कोशिश करती है कि उसका जो रेस्टिंग स्टेट है वो उससे उसको बाहर निकाले, या उसको मोशन में लेकर आए, या उसको लीनियर मोशन को, जो ऑब्जेक्ट है उसको भी उसका लीनियर मोशन को चेंज करे और उसके डायरेक्शन को चेंज करे. तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये एज अ होल हम इसको फोर्स बोलते हैं. और फोर्स जो है वो चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट के शेप और साइज़ को. नाउ वी लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. मूविंग ऑब्जेक्ट में या किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में भी फोर्स का क्या इफेक्ट होता है. दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस. First is
अ फोर्स में स्टार्ट मोशन इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी रेस्टिंग ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट कर सकता है। कोई भी चीज़ रखी हुई है, वो बॉल अगर आप उसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे तो वो स्टेशनरी फेज में रखी रहती है, रेस्ट पे रखी रहती है, और जैसे ही उसमें कोई भी फोर्स अप्लाइड होता है वो मोशन में आ जाती है। देन फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड को डिक्रीज या इंक्रीज भी कर सकता है। फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। देन फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी ही स्पीड से जा रहा है, तो अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो वो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज और बोथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, शेप और साइज भी ऑब्जेक्ट के चेंज कर सकता है, या फिर दोनों ही चीज़ों को चेंज कर सकता है, और अगर हम अदर वर्ड्स में बोले तो ये ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म भी कर सकता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो फोर्स का अगर हम देखेंगे तो उसके बेसिस में हम फोर्सेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ना कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है, कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के फिजिकली टच में आते हैं तब हम उसको कॉन्टैक्ट बोलते हैं, राइट। तो एक्चुअल कॉन्टैक्ट, एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट को ही हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस तभी होंगे जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से फिजिकली कॉन्टैक्ट में होंगे। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स विच एक्ट when objects are in actual physical contact with each other or are connected through some connector। यानी कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो तभी एक्ट करता है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट में होंगे एक दूसरे के, तभी ये फोर्स एक्ट करता है। या फिर वो दो ऑब्जेक्ट किसी भी तरह से कनेक्ट हैं, अगर वो आपस में किसी भी कनेक्टर के थ्रू भी वो आपस में जुड़े हुए हैं तब भी कॉन्टैक्ट फोर्स काम करता है। तो एग्जाम्पल में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो प्लेयर होते हैं वो फुटबॉल पे किक मारते हैं और इस तरह से वो क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो फोर्स जो अप्लाई करते हैं बॉल पे वो कैसे होता है, बाय ब्रिंगिंग हिज फुट इन कांटेक्ट विद द फुटबॉल। जब वो अपने फुट को फुटबॉल के कांटेक्ट में लाएंगे तभी ये जो कांटेक्ट फोर्स है तभी उसमें एक्ट करेगा और तभी बॉल जो है वो आगे की तरफ मूव करेगी, या फिर जिस भी डायरेक्शन में प्लेयर उसको हिट करने की कोशिश कर रहा है उस डायरेक्शन में मूव करेगी। देन नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं हॉर्स का। हॉर्स कैन पुल अ कार्ट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द कार्ट। हॉर्स जो है वो कार्ट जो है उसको कैसे वो आगे या पीछे की तरफ मूव कर सकता है, वो कार्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। टांगा देखा होगा आप लोगों ने, तो वो फोर्स अप्लाई करता है और वो फोर्स जो उसका होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, वो एक कनेक्टर के थ्रू होता है। तो कनेक्टर कौन है यहाँ पे, रोप, रस्सियाँ जो उससे और कार्ट से दोनों से अटैच होती हैं। तो इस कनेक्टर के थ्रू ये कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे काम करता है। तो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर अगर हम देखेंगे रेलवे इंजन, रेलवे इंजन क्या करता है, एक स्टेशनरी जो ट्रेन होती है उसको खींचने का काम करता है और पूरी की पूरी जो ट्रेन जो है उसको मोशन में लेके आता है। सो हियर ऑल्सो दिस एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। और अगर हम थोड़ा सा नॉर्मल या जनरल वे में देख रहे हैं, और तो अगर हम रबर बैलून को स्ट्रेच करते हैं या एक्सपेंड करते हैं रबर बैंड को, तो वो भी क्या होता है, जब वो हमारे कांटेक्ट में आएगी, जब हम उसको हाथों से पकड़ेंगे और खींचेंगे तभी उस पर वो फोर्स लगेगा। अगर हम उसको टच ही नहीं करेंगे तो फोर्स नहीं लगेगा, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आ जाएगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी है, तभी ये कॉन्टैक्ट फोर्स वर्क करता है, राइट। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या है, हम एग्जाम्पल किसका पढ़ रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स का पढ़ रहे हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि इसमें भी जब दो ऑब्जेक्ट आपस में फिजिकली कॉन्टैक्ट में रहेंगे तभी ये फोर्स वहाँ पे काम करेगा। सो द फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड इट एक्ट्स ओनली व्हेन देयर इज एन एक्चुअल रिलेटिव मोशन, यानी कि एक्चुअली उसमें एक रिलेटिव मोशन हो रहा है दो ऑब्जेक्ट्स में, और एन इम्पेंडिंग रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, या फिर दोनों ऑब्जेक्ट में इम्पेंडिंग रिलेटिव मोशन हो रहा है, दो सरफेसेस के बीच में हो रहा है, तभी ये फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पर काम करता है। सो वी कैन सी थ्रू द एग्जाम्पल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को हम एज अ टेबल ट्रीट करते हैं कि एक टेबल है, और उसके बाद में एक कोई भी एक पर्सन है वो उस पर अप्लाई कर रहा है फोर्स, ठीक
ठीक है, वुडन ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको स्लाइड करने के लिए, तो जो फोर्स वो अप्लाई कर रहा है उसको हम कैपिटल F बोलेंगे, ठीक है। और जैसे ही वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा एक फ्रिक्शनल फोर्स ऑटोमेटिकली ब्लॉक के ऊपर लगना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स इज एन अपोजिंग फोर्स, जो विरोधक बोलते हैं, ठीक है, विरोधक है, वो अपोज करने की कोशिश करेगा और ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ब्लॉक के ऊपर एक्ट करना शुरू कर देगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो टेंजेंशियली दो सरफेसेस पे जो कांटेक्ट में है उस पर काम करेगा और साथ ही ये ऑपोजिट काम करेगा उस डायरेक्शन के जो कि एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के ऑपोजिट भी ये काम करेगा। और ऐसा करने से क्या करेगा, इट विल अपोज द स्लाइडिंग मोशन ऑफ द ब्लॉक। जो ब्लॉक वो पर्सन स्लाइड कर रहा है उसको वो अपोज करने की, उसको वो रोकने की कोशिश करेगा। सो दिस इज हाउ द फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। जब तक कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे दो सरफेसेस तब तक ये फोर्स काम नहीं करता है। सो नॉलेज डेस्क की अगर हम बात करें, हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें सीखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। दो कॉन्टैक्ट में सर्फेसेस जो आ रही हैं तो उनकी जो दो ऑब्जेक्ट जो कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं वो अगर रफ़ हैं, जितनी ज़्यादा रफनेस होगी उतनी ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन होगी। और दूसरा कारण क्या होता है, ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन टू सर्फेसेस, बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ टू सर्फेसेस, यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के अंदर एक्ट कर रहे हैं दोनों उन सर्फेसेस के जो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, एक्चुअल कांटेक्ट में है, उसके वजह से भी फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। सो दिस इज द हाउ फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो दो तरह की सिचुएशन पे काम करता है। दैट इज द रफनेस ऑफ द सर्फेसेस which are in actual contact and because of the intermolecular forces which is acting between the molecules of those two surfaces which are in contact. Then next इसी में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन, एक अदर केस पढ़ेंगे कि अगर आप किसी व्हील को रोल करते हैं सरफेस पे, ठीक है, पहिया हिंदी में बोलेंगे, व्हील को जब हम किसी सरफेस पे रोल करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो स्टार्ट होता है उसके ऊपर तुरंत ऑटोमेटिकली। जैसे ही वो रोल करेगा व्हील वैसे उसके ऊपर वो अपोज करने लगता है फ्रिक्शनल फोर्स, उस रोलिंग मोशन को जो कि व्हील शो कर रहा है उसको वो अपोज करने की कोशिश करता है। तो ये फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है, पहले तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ रोलिंग व्हील, जहाँ से रोलिंग व्हील का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है और जो सरफेस है जिसके ऊपर वो रोल कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगना शुरू हो जाता है और ये रोलिंग मोशन ऑफ द व्हील को स्टॉप करने की या उसको अपोज करने की कोशिश करता है। सो और तो इसका यहाँ पे एक डिफरेंस हम पढ़ेंगे कि हमने जब अभी जो ब्लॉक वाला पढ़ा था उसमें स्लाइडिंग हम पढ़ रहे थे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लेकिन यहाँ पे जो हम व्हील का पढ़ रहे हैं दैट इज़ अ रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है, ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो वो ज़्यादातर उससे कम होता है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ऊपर देखिए एक एग्जाम्पल, फर्स्ट पिक्चर में अगर आप देखेंगे कि एक मैन है, एक ओल्ड मैन है जो कि एक ब्लॉक को, एक बड़े से ब्लॉक को या एक बॉक्स को स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, राइट। और सेकंड वाले में आप देखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन में नीचे की तरफ उस बॉक्स में कुछ व्हील्स लगे हैं और वो उसको पुश कर रहा है। तो ऊपर जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वहाँ पे अगर आप देखेंगे वहाँ पे उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। वेरेज रोलिंग में क्या है कि रोलिंग में फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है तो वो ईजिली उस चीज़ को आराम से ले जा रहा है। फर्स्ट पिक्चर में देखिए उसको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, एक्सप्रेशंस भी यहाँ पे पिक्चर में शो किए हैं। और सेकंड में वो बहुत ही स्माइल के साथ उसको हटा रहा है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ रहा है क्योंकि फ्रिक्शन कम है, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, इसके लिए हम पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्टिंग कंडीशन पे है और इसके ऊपर एक ग्रेविटी जो है वो अपना फोर्स अप्लाई कर रही है ऑब्जेक्ट के अंदर और वो फोर्स उसके ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है, डाउनवर्ड लगता है, तो डाउनवर्ड लग रहा है। और ये फोर्स जो है वो वेट के इक्वल है, वेट W, कैपिटल W यहाँ पे शो किया है, इस वेट के इक्वल है। फिर भी ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव नहीं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा बल्कि ये अपनी
स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर रेस्टिंग फेज में ही है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कैपिटल W है। इसका कैपिटल W जो कि शो कर रहा है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स। कैपिटल W इज़ नॉट अ फोर्स, इट इज़ अ वेट, सॉरी। एंड इसके ऊपर फोर्स लग रहा है जो कि N, कैपिटल N है, जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, W एंड N दैट इज़ द फोर्सेस हैं। कैपिटल W फोर्स है और कैपिटल N नॉर्मल फोर्स है। ये जो फोर्सेस हैं इन दोनों के फोर्स मैग्नीट्यूड जो हैं वो इक्वल हैं, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और ये म्यूचुअली एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। देखिए एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है और एक एरो नीचे की तरफ जा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड में हैं, तो ये एक दूसरे को, ये दोनों जो फोर्स हैं एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट जो है वो, ऑब्जेक्ट के अंदर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो ज़ीरो हो जाएगा और ऑब्जेक्ट रिमेन रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगा। तो इसी को हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस जो रिएक्शन होगी, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सरफेस ऑन एन प्लेस ऑब्जेक्ट प्लेस ओवर इट इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जो भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है सरफेस का, किसके ऊपर होगा, जो चीज़ उसके ऊपर रखी हुई उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सरफेस का एक फोर्स अप्लाइड होगा, उसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि जब तक कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा नहीं होगा तब तक ये फोर्स भी काम नहीं करेगा। एंड ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस, और ये हमेशा सरफेस पर नॉर्मल ही एक्ट करता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को जनरली हम सिंबल N, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। देन नेक्स्ट कम द टेंशन फोर्स इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब होता है वायर, ठीक है। आपने गिटार में स्ट्रिंग देखे होंगे, तो वो वायर की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे भी हम पहले इसका फिगर देख लेते हैं। इसमें हम एक एग्जाम्पल में देखेंगे, लेट ऑब्जेक्ट को हम सस्पेंड कर देते हैं, इस पर सस्पेंडेड करेंगे, लटका देते हैं, ठीक है, इस वायर के साथ, जो कि ये वायर इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि बहुत ज़्यादा खींचने वाला वायर नहीं है और ये बिल्कुल भी खींचेगा नहीं। इसलिए आपने एक ऑब्जेक्ट को हैंग कर दिया है और ऊपर से इसको एक रिजिड सपोर्ट से अटैच कर दिया है। नाउ वेट दैट इज कैपिटल W। कैपिटल W वेट जो ऑब्जेक्ट का है वो एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट आपने इसमें टांगा है उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा और इन टर्न्स जो स्ट्रिंग है वो क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, इक्वल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। और इस वजह से क्या होगा, जो फोर्स डेवलप हो रहा है इस स्ट्रिंग के अंदर, इसको क्या बोला जाएगा, टेंशन फोर्स बोला जाएगा। क्योंकि वायर में एक टेंशन क्रिएट हो गई है, क्योंकि जो वेट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें लग रहा है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट हो रही है वायर के अंदर, क्योंकि वायर जो है उसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से जो भी फोर्स इस वायर में, इस स्ट्रिंग में डेवलप होगा, उसको हम टेंशन फोर्स कहते हैं और इसको यूजुअली कैपिटल T से डिनोट किया जाता है, राइट। सो यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट से देखेंगे, द वेट W ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड एंड पुल्स द स्ट्रिंग डाउनवर्ड, ठीक है। ये स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचेगा, इसका वेट जो ऑब्जेक्ट आपने हैंग किया है, और इसके अपोजिट जो स्ट्रिंग आपने लगाया है वो स्ट्रिंग क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करना शुरू करेगा। तो इस तरह से फोर्स जो डेवलप हुआ है स्ट्रिंग में, इसको हम टेंशन फोर्स बोलेंगे और इसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। और इक्विलिब्रियम स्टेट की अगर हम बात करें तो उसमें जो टेंशन होती है स्ट्रिंग की, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग। तो जितना स्ट्रिंग में टेंशन है वो किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग। तो टेंशन इन द वायर जो होगा वो उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा जिसको आपने उस स्ट्रिंग के साथ हैंग किया है। सो दिस इज नोन एज टेंशन फोर्स इन अ स्ट्रिंग। So this is all for this video, and in coming video we will talk about the next other types of contact force, that is tension force in a spring and then force exerted during collision. So I hope you might have understood all the content. Thank you very much.